और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें बंगाल में चुनाव और बिहार में नई सरकार से ज्यादा चर्चा कल से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र की हो रही है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े नेता रणनीति बनाने के लिए मैराथन बैठकें कर रहे हैं। कल यानी 16 अप्रैल से संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन बिल 2026 पेश कर सकती है, जिसके तहत लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है। सरकार ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास कराया था, जिसके तहत लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधान मंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण देना तय हुआ था। लेकिन उस समय यह तय किया गया था कि नई जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और फिर महिला आरक्षण लागू होगा। लेकिन अब सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर ही नया परिसीमन करना चाहती है, जिसके आधार पर महिला आरक्षण लागू भी करेगी, जिसमें 2029 के लोकसभा चुनाव तक कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जा सकती है। राज्यों के लिए 815 सीटें हो सकती हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें हो सकती हैं। इसके लिए इस विशेष सत्र में 3 विधेयक पेश किए जाएंगे: संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 2026। इन तीनों बिल के पास होने पर लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर करीब 850 हो सकती हैं। इसमें करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। इन विधेयकों के जरिए राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में ये 35 रहेंगी। अभी लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, जो 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई थी। लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से सांसदों की संख्या बढ़ाई जाए। सरकार जो संविधान का 131वां संशोधन विधेयक ला रही है, उसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170 और 330 में संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की परिभाषा बदलेगी। अब जनसंख्या का मतलब केवल नवीनतम जनगणना नहीं होगा, बल्कि संसद की ओर से अधिसूचित जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव अनुच्छेद 82 में होगा। अब तक की व्यवस्था यह थी कि हर जनगणना के बाद स्वतः ही परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। नए बिल ने स्वतः को हटा दिया है। अब परिसीमन कब और कैसे होगा, ये संसद के कानूनों और परिसीमन आयोग की शक्तियों के जरिए तय किया जाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव अनुच्छेद 170 में किया जाएगा। यह अनुच्छेद राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनसंख्या की परिभाषा से संबंधित है। नए संशोधन के जरिए इनमें भी हर जनगणना के बाद सीटों की कुल संख्या के बदले अब सीटों की कुल संख्या का इस्तेमाल किया जाएगा। अनुच्छेद 330 में संशोधन के जरिए सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का विस्तार महिलाओं के लिए तय सीटों तक करने जा रही थी। अब यहीं से असली राजनीतिक कहानी शुरू होती है। कहानी यह है कि दक्षिण भारत के राज्य, खासकर तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के लिए तैयार नहीं है। उनका तर्क है कि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल की और अब इसका नुकसान भी उन्हें ही हो रहा है। उन्हें डर यह है कि नए परिसीमन से लोकसभा और राज्यसभा में उत्तर भारत मजबूत होगा और दक्षिण का राजनीतिक वजन कम हो जाएगा। इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, पहले सहमति बनाई जाए, बिना सहमति आगे बढ़े तो विरोध तय है। विपक्ष का स्टैंड साफ है। महिला आरक्षण का समर्थन है, लेकिन परिसीमन के नाम पर पावर शिफ्ट मंजूर नहीं है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन तो ये तक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार संसद में जो परिसीमन संशोधन विधेयक लाने जा रही है, वो तमिलनाडु और दूसरे दक्षिणी राज्यों के खिलाफ एक भीषण ऐतिहासिक अन्याय है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि हम महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से परिसीमन हो रहा है वो मंजूर नहीं है। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुपातित मॉडल दक्षिण भारत की जनता और सरकारों को स्वीकार नहीं होगा। इससे विरोध बढ़ेगा। सरकार परिसीमन के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाए। सरकार 50% सीट अनुपातित आधार पर बढ़ाए और शेष सीट जीएसडीपी समेत दूसरे मानदंडों के आधार पर बढ़ाई जाए। आज हम लोग ये बात साफ कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से, कांग्रेस पार्टी तहे दिल से महिला आरक्षण को हम मदद दे देंगे। बाज़ाब्ता बिल लोकसभा राज्यसभा में रद्द हो
एक ही दिन में हम पास करवा देंगे। महिला आरक्षण अमल करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कोई इतराज नहीं है। केरला में आज तारीख 20 लोकसभा है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है, तो ये दोनों के बीच में 7 सीट फर्क है। आगे 50% प्रोरेटा का हिसाब से अगर बढ़ा दिए 30 सीट केरला में हो जाएंगे, 120 उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, तो 90 सीट ये दोनों के बीच में गैप हो जाएंगे। तो इसीलिए ये तरीका से जो 130 साउथ में है इसको 50% बढ़ा किए तो भी 195 होने वाला है, मगर जो नॉर्थ में 613 होने वाला है, इसके ख्याल नहीं कर रहा है। जनगणना लेकर डिलिमिटेशन करना हम नहीं मानेंगे, प्रोरेटा भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो पिछले नंबर है वो जन आधारित नंबर है। आज 50% जो भी प्रोरेटा दे रहे हैं उसी के हिसाब से हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तेलंगाना के तरफ से एक हाइब्रिड मॉडल सुझाव देना चाहता हूं। आप 272 सीट्स जो बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें 50% 136 सीट्स को प्रोरेटा में बांट दो। जो बचे 136 जीएसडीपी हिसाब से आप राज्यों के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तब थोड़ा बहुत कंसेंसस बिल्ड होने का चांसेस है। டீலிமிட்டேஷனுங்கிற பேரில் தனது லிமிட்டை தாண்டி பாஜக அரசு தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களை வஞ்சிக்குது. வட மாநிலங்களுக்கு அரசியல் வலிமையை மேலும் வாரி வழங்குற மாதிரியோ தென் மாநிலங்கள் அரசியல் வலிமையை இழப்பது மாதிரியோ நடந்தா தமிழ்நாடு பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்காது. Tamil Nadu Chief Minister as usual he wants to do politics over nothing and everything. People of Tamil Nadu, especially the mothers and sisters of Tamil Nadu, they're very clear they want the 33% reservation to be implemented as fast as possible. It will be grossly unfair to the southern states and to few other states which have implemented family planning effectively. So you can't penalize states for keeping their population in check, and you can't reward states whose population has exploded. The basic principle is that those who went with the Government of India policy for population control is going to be punished or not. इधर विपक्ष ने इस मुद्दे पर बैठक की। इसमें तय किया गया कि वो इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे। विपक्ष ने कहा कि वो महिला आरक्षण विधेयक का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से इसमें चालाकी से परिसीमन किया जा रहा है उसकी वजह से वो विरोध में वोट करेंगे। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि महिला आरक्षण का समर्थन है, लेकिन ये सरकार परिसीमन के जरिए सत्ता कब्जाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का पक्ष है कि दक्षिण भारत के राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। खासकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना सहित किसी भी राज्य की लोकसभा सीटों में कमी नहीं होगी। इसे पूरे देश में समान रूप से लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा सीटों में कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए विपक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए। मेरा मानना है मोदी जी को साउथ की चिंताओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि साउथ के लोगों का अगर ये फील हो गया कि नॉर्थ वाले हमारे ऊपर अनावश्यक थोप रहे हैं और हमारी स्थिति कमजोर कर रहे हैं, तो स्थिति बिगड़ सकती है। जो महिला विधेयक लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आरक्षण देने जा रहे हैं, जहाँ आपने सशक्तिकरण के लिए कोई काम नहीं किया, संरक्षण के लिए काम नहीं किया, सुरक्षा को लेकर के कोई काम नहीं किया, और आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, और फिर तब जब कॉन्स्टिट्यूंसी अभी तक बनी नहीं है। कहने के लिए तो ये कहते हैं ना डिलिमिटेशन से फायदा होगा, लेकिन उस डिलिमिटेशन के तहत एक पार्टी और उसके कुछ चाहने वालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। She knows the history of women's reservation. 96 onwards we are hearing. 2010 there was an attempt. We couldn't make it at all. And is she suggesting that women have to wait? The southern states are fortunate that despite controlling the population growth,
despite less people in terms of proportionate, in terms of ratio, they still gain because the numbers have risen proportionately. So no state is losing. आपकी न नीयत दुरुस्त है न नियत दुरुस्त है। आप झूठ बोल रही है सरकार। जब दो राज्यों के चुनाव चरम पर हैं, तो हम कह रहे हैं 10 दिन बाद पार्लियामेंट बुलाओ। आप जानबूझ के बुलाओ। आपके लिए तो कुछ होने को तमिलनाडु में बंगाल में है नहीं, सिर्फ आपकी नीयत है जो जाहिर। इस सबके बीच कल अंबेडकर जयंती पर संसद भवन में पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच महिला आरक्षण बिल को लेकर बातचीत हुई थी। पीएम ने खड़गे से कहा था कि संसद में आ रहे संशोधन विधेयक का समर्थन कीजिए। पीएम ने यह भी कहा कि महिलाओं के हित में आ रहे इस बिल का समर्थन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। खड़गे ने पीएम को कहा था कि चर्चा करने के बाद बताएंगे, और अब जो वो बताएंगे उसके रुझान आज तमाम प्रतिक्रियाओं में दिखाई दे रहे हैं। कल यानी 16 अप्रैल की बात करें तो कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बिल को पेश करेंगे। लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 10 घंटे बिल पर चर्चा होगी। बिल पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में 16 और 17 अप्रैल को चर्चा और वोटिंग होगी। लोकसभा में सीटों की लिमिट अधिकतम 850 फिक्स होगी। लोकसभा और विधानसभा में सीटों की बढ़ोतरी 50% के फॉर्मूले से ही होगी। डिलिमिटेशन कमीशन सीटों को तय करने का काम नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ परिसीमन का काम करेगा। जितनी सीटें तय होंगी उनमें हर तीसरी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। इन बदलावों के बाद सिर्फ लोकसभा सीटों की संख्या ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि राज्यों में विधानसभा सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन आपको बता दें कि परिसीमन से जो सीटें बढ़ेंगी वो 1 जनवरी 2029 से लागू होंगी। यानी फिलहाल जिन राज्यों में अगले कुछ वर्षों में चुनाव होने हैं वहां ये लागू नहीं होगा, बल्कि उसके लिए 1 जनवरी 2029 के बाद ही लागू होने का प्रावधान है।